श्रेष्ठ शिक्षक राज्य पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित प्रदेश के बहुत ही मृदु एवं सौम्य कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर कुबेर भाई डिंडोर जी, राज्य शिक्षा मंत्री गुजरात माननीय श्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया जी, प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय श्री राजकुमार जी, आदरणीय डॉक्टर विनोद राव जी, सचिव प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग गुजरात, आदरणीय डॉक्टर एम.आई. जोशी जी, निदेशक प्राथमिक शिक्षण, राज्य सरकार से पुरस्कृत सभी सम्मानित अध्यापकगण, शिक्षक बंधु, प्रतिभावान छात्रों, अधिकारीगण, पत्रकार बंधु, देवी और सज्जनों, मैं शिक्षक रहा हूं, आज भी शिक्षक ही हूं और जब अपने परिवार के लोगों में आने का सौभाग्य मिलता तो विशेष सुख का अनुभव होता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपने बीच के उन सभी अध्यापक भाई और बहनों को जिनको आज शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और बधाई आप सबको देता हूं आज के इस शिक्षक दिवस की। इस देश के प्रथम राष्ट्रपति राधा कृष्णन जी, जो हमारे ही परिवार के सदस्य थे और आजीवन शिक्षक बनकर के उन्होंने अपने आप को गौरवान्वित माना, और उन्हीं की स्मृति में हमारा शिक्षक दिवस आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाई और बहनों, मैं समझता हूं कि जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करता है, उद्योग करता है, लेकिन इन सब कार्यों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई कर्म है तो वो अध्यापक का कार्य है। विद्यादानम महादानम ब्रह्मदानम विशिष्यते। दुनिया में दानों का बड़ा महत्व है, लेकिन विद्या से बड़ा दान दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि जब घर का एक बालक बालिका शिक्षित हो जाती है तो वो पूरे परिवार का दिशा और दशा दोनों बदलने का काम करती है, और सही अर्थों में मानव को मानव बनाने का काम ही शिक्षक का है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, कि 3 गुरु होते हैं बालक के। पहला है माता, दूसरा है पिता और तीसरा है गुरु आचार्य, हम जो लोग बैठे। और वहां पर लिखा है, धन्य है वो संतान, ध्यान से सुनना इस बात को, धन्य है वो संतान जिनको आदर्शवादी, धर्मात्मा, जितेंद्रिय और परोपकारी माँ पिता और गुरु प्राप्त होते हैं। तो हमारे यहाँ गुरु को एक जलते हुए चिराग के समान माना गया है, जो स्वयं जलकर औरों को प्रकाश देने का काम करता है। प्राचीन भारत में सबसे ऊंचा यदि किसी का स्थान था तो वो अध्यापक का था। राजा की सवारी आ रही है,
सामने से एक अध्यापक चला आ रहा है, गुरु आ रहा है, तो राजा उनको देखकर हाथी से नीचे उतर करके अभिवादन किया करता था। एक युग ऐसा था इस देश में। और जिन अनेक गुरुओं की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में की, तो गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। शाब्दिक रूप में गु अंधेरे को बोलते हैं, रू नाम प्रकाश का है। जो अपने शिष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाने की कोशिश प्रयास करे, अर्थात उसको जीवन दर्शन दे। जीवन में किस लिए मैं आया हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। परमात्मा की ये बहुत बड़ी कृति है मानव जीवन। इसको प्राप्त करके व्यक्ति परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कैसे भला कर सकता है, ये सब चीज इस भारत में गुरुओं के माध्यम से शिष्यों को शिक्षा दी जाया करती थी। हमारे यहाँ बालक के 2 जन्म माने जाते हैं। एक जन्म मां देती है और दूसरा जन्म उसका गुरु के कुल में होता है। उस समय उसका नाम द्विज होता है। द्विज मैंने जिसका दूसरा जन्म हुआ है। मां केवल जन्म देती है, लेकिन गुरु वो महान व्यक्तित्व है जो उसे जीवन के हर मोड़ पर, जीवन की हर विपदा में, जीवन के हर मौके पर उसको सदैव मार्गदर्शन और सही दिशा देने का काम करता है। हमारे देश में गुरु का बहुत ऊंचा स्थान होता था। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंता, वेदों में लिखा है। इस देश का गुरु बालक का केवल गुरु नहीं होता था, वो उसकी मां भी थी और उसका पिता भी था। तीनों दायित्व पूर्ण करने का काम गुरु किया करता था इस देश में। और जब माता पिता अपने बच्चे की उंगली पकड़कर गुरु को सौंपने आते थे और माता पिता कहते थे, गुरुजी अब हमने जो काम करना था कर दिया, पाल दिया, पोस दिया, बड़ा कर दिया, अब बाकी निर्माण का काम आपने करना, अब हम आपको सौंप के जा रहे हैं। तो इस देश का गुरु उस माता पिता को आश्वस्त करते हुए मंत्र बोलता था वेदों का, उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंता, कि हे माता पिताओं आप कतई निश्चिंत हो जाओ, अब आपने मेरे सानिध्य में अपने बालक को दे दिया है। मैं इस बालक को ऐसे संभाल करके रखूंगा जैसे गर्भ मां संभाल करके रखती है। दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में इससे बड़ी कल्पना, सोच और चिंतन हो ही नहीं सकता। जैसे मां के पेट में गर्भ सुरक्षित होता है, गर्भ में जब बालक होता तो गर्भ का बच्चा भोजन नहीं खाता, मां के भोजन में उसका भोजन होता है, मां के पीने में उसका पीना होता है, मां के चलने में उसका चलना होता है, मां के जगने में उसका जगना होता है, मां के सोने में उसका सोना होता है, और मां के चिंतन से उसका चिंतन बनता है। इतनी अपना आत्मीयता पिता, मां और गर्भ शिशु में है। इस देश का गुरु वही स्थिति का आश्वासन अपने अभिभावकों को देता है। ये चिंतन था, और इसीलिए भाई और बहनों आज लोग गर्व करते हैं, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, मेरा बेटा इंग्लैंड में है, मेरा कनाडा अमेरिका में है, पड़ोसियों को भी बताते घूमते हैं। लेकिन
जिन दिनों वहां के लोग वल्कल वस्त्र पहनते थे, उन दिनों भारत का तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी ऐसे विश्वविद्यालय थे जिनसे दुनिया के लोग यहां पढ़ने के लिए आते थे। और भारत के ऋषि हिमालय की चोटी पर खड़े होकर डिंडिम घोषणा करते, दुनिया को संदेश देते थे, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। ओ दुनिया के लोगों, यदि तुम अपनी संतानों को चरित्र की शिक्षा देना चाहते हो, साइंस टेक्नोलॉजी की शिक्षा देना चाहते हो, अध्यात्म की शिक्षा देना चाहते हो, अपने बालकों को पूर्ण मानव और इंसान बनाना चाहते हो, तो अपने अपने देश से बिस्तर बांध करके भारत की धरती पर आओ, यहाँ के अग्रजन्मा ऋषियों के चरणों में पढ़ो। ये काल था और उस समय देश को विश्व गुरु माना जाता था। ये काल्पनिक शब्द नहीं है, विश्व गुरु था। आज सौभाग्य है मेरे देश का कि आज हमें भारत में एक ऐसा नेतृत्व, वो भी इस गुजरात की धरती को मैं नमन करता हूं। इस गुजरात की धरती ने समय समय पर इस पूरे भारत देश का नेतृत्व करने का काम किया है, चाहे महात्मा गांधी के रूप में किया हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में किया हो, महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में किया हो, और आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के रूप में किया हो। इन्होंने आज भारत की इस प्राचीन विरासत को, जिसको हम भूल चुके थे, प्रधानमंत्री जी ने उस विरासत को दोबारा जिंदा करने का काम किया। हमारे में गर्व पैदा किया अपनी विरासत के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने इतिहास के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, अपने पहनावे के प्रति, अपने खान पान के प्रति। और इस महामानव ने इस देश के लाल किले की प्राचीर से कितना ऊंचा शब्द बोला कि अब गुलामी के लिए कोई स्थान नहीं है, पूर्ण स्वतंत्रता। हमारे जीवन के किसी कोने पर गुलामी का भाव नहीं बचना चाहिए। आज हम स्वतंत्र भारत हैं। आज ऐसा भारत है कि जिसका यान चंद्रमा पर पहुंच चुका है, जिसके यान ने सूर्य को भी चैलेंज कर दिया है, और जिसके दूसरे यान अलग अलग ग्रहों पर जाने की तैयारी में। आज जिस महामानव के नेतृत्व में भारत का चहुमुखी विकास हो रहा है, कहीं पर रेल की पटरियां बिछ रही हैं, कहीं सड़कों का जाल बिछ गया है, कहीं एयरपोर्ट बन रहे हैं, कहीं पर नदियां हैं, कहीं किसानों के लिए नई सुविधाएं हैं, कहीं बड़े बड़े उद्योग ऐसे स्थापित हुए कि हमारा दुश्मन पड़ोसी देश भी दुखी है, वहां के उद्योग भी उठ करके आ रहे हैं, और वो भी गुजरात में। ये गौरव की बात है। आज हम भौतिक रूप से भी उन्नत और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को लेकर के इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चल रहे हैं। हमारी आध्यात्मिक विधा भी जिंदा रहे और हम भौतिक रूप से भी हम किसी से पीछे न रहें। लेकिन इन दोनों कामों को करने का जो श्रेय है वो भारत के गुरु को जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कहा था राष्ट्रों का निर्माण कैसे होता है, तो उन्होंने बोला था राष्ट्रों का निर्माण बहुत बड़े बड़े भवन बनाने से नहीं होता, राष्ट्रों का निर्माण बहुत नदी नाले और रेल की पटरियां बिछाने से भी नहीं होता। राष्ट्रों का सही निर्माण होता है वीर पुंगवों के शौर्य से, वीर माताओं के सतीत्व से, और उस देश के महान समर्पित योग्य गुरुओं से राष्ट्र का निर्माण होता है। जब राष्ट्र का गुरु अपनी जिम्मेदारी को समझे, भाई और बहनों, ये जो सारी सृष्टि है इसके में असंख्य प्राणी हैं, असंख्य प्राणी हैं,
लेकिन इनमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी और इस सृष्टि का उपभोक्ता यदि कोई है तो वो मनुष्य है। वो मनुष्य वैचारिक दृष्टि से यदि उन्नत है, महान है, संवेदनशील है, प्राणी मात्र में अपनी आत्मा को देखने का भाव रखता है, तो ये धरती जन्नत और स्वर्ग यही बन जाती है। और यदि वो मानव आतंकवाद पर चलता है, खून खराबे पर चलता है, दूसरों को दुख देने में ही अपनी सुख की अनुभूति समझता है, निर्दयी है, दुराचारी है, भ्रष्टाचारी है, गंदगी का नमूना है, तो इस सुंदर सृष्टि को वो नरक बनाने का काम करता है। इन दोनों रास्तों पर हर बालक जो चल रहा है उसे सकारात्मक सोच देने का काम, निर्माणात्मक चिंतन देने का काम यदि किसी को करने की जिम्मेदारी है तो वो आप और मेरे को शिक्षक को मिली। भाई और बहनों, इसलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा। राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र निर्माण में परिवार का भी निर्माण है, समाज का भी निर्माण है और राष्ट्र का भी निर्माण है। काश भगवान कृपा करे मेरे देश का एक एक शिक्षक अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी पूरी करे और ये महसूस करे कि मेरे हाथ में देश का भविष्य है और मैंने इस बालक को तराशने का काम करना है, इसको बहुत संस्कारित बनाना है, शरीर से बलवान बनाने का पाठ देना है, विचारों से इसको बहुत समृद्ध बनाना है। ऐसा बालक जो माता पिता का सम्मान करने वाला हो, जो अपने बड़ों के प्रति पूर्ण समर्पित हो, जिसमें राष्ट्र का भी भाव हो, देश के प्रति कह उठे वयम तुभ्यम बलिहर्तस्याम, जरूरत पड़े बलिदान की तो मेरे राष्ट्र के लिए मैं वो भी कर पाऊं। ऐसे युवकों का निर्माण, ये सारा दायित्व मेरे और आप जैसे रास्ते पर चलने वाले शिक्षकों का सदा रहा। आप इस मिशन में बहुत सफल हों। अभी मैंने जो फिल्म देखी, गुजरात प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग के मंत्री लोग, आप सब कितनी गति के साथ लेटेस्ट मॉडर्न तकनीक का प्रयोग करते हुए भावी भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम इनका पूरा उपयोग करें और पूरी ईमानदारी से अपने काम को करेंगे तो निश्चित रूप से भारत का भविष्य पुनः विश्व गुरु के रूप में दिखाई देता है। पिछले दिनों हम लगातार प्रदेश में एक मिशन चला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे कृषि विभाग के द्वारा प्राकृतिक खेती का। आपसे भी मैं एक दो बार ऑनलाइन जुड़ा हूं। गांव के लाखों जो देहात में हमारे शिक्षक बंधु भाई रहते हैं, वो खेती से भी पैदा हुए हैं और आज शिक्षक भी हैं। इस दिशा में बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम आप कर सकते हैं। आज लोग मर रहे हैं, 3 गुना 3 साल में कैंसर बढ़ गया है, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक। आए दिन देखते हैं 10वीं 12वीं के बच्चों के हार्ट अटैक हो रहे हैं। कितनी घटनाएं हो रही, कितनी बीमारियां, अस्पताल भरे पड़े। हमारी धरती मां बंजर हो गई, बिन उपजाऊ बन गई है, पानी पीने लायक रहा नहीं, हवा प्रदूषित हो गई, ग्लोबल वार्मिंग ने दस्तक दे दी। पीछे वर्षा हुई तो बाढ़ आ गई, विनाश हुआ। अब हमारे खेत सूख रहे हैं, बूंद दिखाई नहीं पड़ती। ये सब कुछ क्या है भाई और बहनों? ये मेरी आपकी गलतियों का दुष्परिणाम है। हमने प्रकृति का दोहन शोषण किया है, हमने जीना नहीं आया और उसका परिणाम प्रकृति कभी माफ नहीं करती और उसने अपना भयानक रूप दिखाई देना शुरू कर दिया। यूरोप के देश
जहां कभी गर्मी होती नहीं वहां लूएं चल रही हैं। कहीं पर इतनी बाढ़ है कि तबाही मच रही, पहाड़ ढह रहे हैं, नदियां उफान पे हैं, बर्बादी का रास्ता। और इस बर्बादी में 24% इस रासायनिक खेती का योगदान है। यदि आप और हम जो ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि से आप शिक्षक भी हैं और किसान भी हैं, आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत मजबूती के साथ इस अभियान को आगे लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पूरे राष्ट्र के लिए है। और उन्होंने लाल किले की प्राचीर से बोला था, ये धरती मां है और इस मां को हमने जहरीला बना दिया, हमने इसको बिन उपजाऊ बना दिया। पंच तत्व जो हमारे जीवन देने वाले थे अब वो लेने वाले बन रहे हैं। इनको बचाने का, संग्रहित करने का काम करना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमने ये व्यवस्था देनी है। आज हमारी धरती बंजर हो गई, पानी धरती में बचा नहीं। इन सब का कारण रासायनिक खेती का अंधाधुंध प्रयोग है। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, आप प्रदेश के बहुत ही सम्मानित, बहुत ही प्रबुद्ध शिक्षाविद हैं। आप जैसे आदर्श लोग ऐसे कार्यों को एक जिम्मेदारी से बढ़ाएंगे तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। आप सबको जान के खुशी होगी कि अब तक 8.5 लाख खेडूत गुजरात में प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं। 8.5 लाख। और इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभियान चला है हमारे यहाँ युद्ध स्तर पर, हमने पूरे गुजरात को 10-10 गांव के क्लस्टर में बदल दिया। वहां हमने खेडूत और एक कृषि विभाग के व्यक्ति को मास्टर ट्रेनर बनाया और 10-10 गांव की ट्रेनिंग पूरे प्रदेश में रात पूरा निरंतर चलती है। और उसके परिणाम स्वरूप प्रति मास हम 3.5 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इतनी तेजी से काम बढ़ा। 8,000 पंचायत गुजरात की, उनमें 75 से ज्यादा खेडूत प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय हमारे बीच में बैठे हैं, श्रीमान राजकुमार जी, इनके नेतृत्व में हमारे जितने डीएम हैं अपने गुजरात में 33 डीएम और 33 डीडीओ महोदय, अभी वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र जिसको मैं चलाता हूं वहां 200 एकड़ का हमारा प्राकृतिक फार्म और ट्रेनिंग सेंटर है। अब उनको देखने के लिए जा रहे हैं ताकि एक विश्वास पैदा हो। लोगों के मन में है रासायनिक नहीं करेंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। आपके मन में भी ये सबके में बैठी हुई है बात कि हम यदि रासायनिक खेती नहीं करेंगे तो लोगों का पेट कैसे भरेगा। मैं यही दिखाऊंगा वहां अपने खेतों में कि रासायनिक करने वालों से ज्यादा मेरा अन्न पैदा होता है। रासायनिक करने वाले से सारी चीजें हम ज्यादा पैदा करते हैं, उनका खर्चा हमारे से 15 गुना ज्यादा होता है। हमारा खर्चा न के बराबर है और ये धरती उपजाऊ बनेगी, लोगों को स्वास्थ्य आहार मिलेगा। मेरा आग्रह आज ही शिक्षक दिवस पर शिक्षक होने के नाते अपने परिवारजनों से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने शिक्षा के मिशन में इस प्राकृतिक खेती के मिशन को भी जोड़िए और इससे आप भी स्वस्थ रहेंगे, परिवार और समाज सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण बचेगा, जल जमीन जंगल ये बचेंगे तो हम बच पाएंगे, नहीं तो बहुत भयावह स्थिति आज दुनिया की बनने जा रही है। अंत में पुनः मैं आज सम्मानित सभी शिक्षक बंधुओं का आप सबको बहुत बहुत इस दिवस की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हम जिस पवित्र मिशन में लगे हैं, बालक निर्माण, राष्ट्र निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण का काम निरंतर करते रहें, इसमें ही मानवता की सार्थकता है। धन्यवाद।